नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। आज है अपने 49 डे चैलेंज का डे 8। हम अपने ऑप्शनल क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको समाप्त कर चुके हैं और आज हम एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको शामिल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो अपने बोर्ड एग्जाम 2025 है उसमें 6 अपने पास रिक्त स्थान होंगे और 12 एक नंबर के प्रश्न होंगे। तो उसकी तैयारी के लिए हम अपने चैनल पर एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर रेगुलर आपको 6 रिक्त स्थान और 12 एक नंबर के प्रश्न हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। 6 दिन तक यही प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप अरावली अकेडमी पर अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना है और वहां पर उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। अगले दिन हम उसी प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पर हल करवाएंगे। वहां पर हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और आपको भी अपनी तैयारी का अनुमान हो जाएगा और वहां से हमें पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो जो बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने पास रिक्त स्थान और एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं उनकी तैयारी हम अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो क्लास के साथ में आपको जुड़े रहना है। खास करके ये जो 49 दिन है इसमें हम आपको इतना सेलेक्टेड एकदम कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे जिससे बोर्ड एग्जाम के प्रति आपका जो डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास उन्हीं रिक्त स्थान और एक नंबर के क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पास 6 रिक्त स्थान आने वाले हैं। वो 6 रिक्त स्थान कौन कौन से चैप्टर से आएंगे वो देख लेते हैं पहले। कि एक रिक्त स्थान अपने पास एपी से आएगा चैप्टर नंबर 5, एक अपने पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 7, एक आएगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, एक आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 और 2 आएंगे स्टैटिक्स यानी चैप्टर नंबर 13। ये वो चैप्टर हैं जहां से अपने पास रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो रिक्त स्थान के लिए हमें केवल इन्हीं चैप्टर पर फोकस करना है। यहां पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, आज हम उनको हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एपी 2 7 12 ये एपी आगे की ओर चलती जा रही है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। अब जैसा आप जानते हैं कि किसी एपी का अब अगर हमें कोई पद निकालना है तो उसके लिए हमें एक तो ए की आवश्यकता होती है और एक डी की। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सारवंतर। तो यहां से प्रथम पद क्या है, सारवंतर क्या है, पहले वो लिख लेना है। अगर यहां पर हम देखें तो अपने पास प्रथम पद लिखा हुआ है 2, यानी जो पहली संख्या है वो प्रथम पद है। तो यहां पर अपने पास प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, और जो 2 पदों के बीच में गैप आ रहा है वो उसका सारवंतर होगा। सारवंतर मतलब सभी के बीच में जो अंतर है वो। तो 2 और 7 कितने का गैप आया? 5 का। ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी a का मान 2 आया, d का मान 5 आया। 10वां पद ज्ञात करना है। तो अब हमें जो पद ज्ञात करना होता है उससे एक कम करके d लिखते हैं और आगे प्लस में a लिख देते हैं। तो यहां पर इसको हम हल करते हैं। जैसे अपने पास a का मान यहां पर लिखा हुआ था 2, a का मान कितना है 2, और जो सारवंतर है उसे हम d से लिखते हैं और वो होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान यानी दूसरा पद है 7, 7 में से पहला पद 2 घटा देते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस 2, d का मान आ गया 5। अब अगर हमें किसी एपी के अंदर a का मान पता है, d का मान पता है, तो हम एपी का जो चाहे वो वाला पद निकाल सकते हैं। जैसे हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। तो जब भी कोई पद निकालना होता है तो क्या करना है, पहले तो a प्लस, अब जो पद निकालना है उससे एक कम करके d लगा देंगे। 10वां पद लगाना है तो ये हो जाएगा 9d। a और d की वैल्यू पुट करनी है। a का मान हो जाएगा 2 और 9 इंटू d की जगह आ जाएगा 5। तो ये हो गया 2 प्लस 45, ऐड किया तो आ गया 47। अब अपने पास ये कहां से आया? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं an, होता है a प्लस n माइनस 1d। ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब हमें जो पद ज्ञात करना है वो n की जगह लिख देना है। जैसे 10वां पद हमें ज्ञात करना था तो हमने n की जगह 10 लिखा था, तब जाके ये a 10 हुआ था। तो n की जगह अगर हम 10 रखें तो a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d। 10 माइनस 1 9 हो जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा d। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। वैसे अगर हमें 30वां पद निकालना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे,
ए प्लस 29D। अगर हमें 49वां पद निकालना है तो लिखेंगे ए प्लस 48D। तो इस प्रकार से अगर आपको ए और डी की वैल्यू पता है तो आप एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 47, वो हमें यहाँ पर पुट कर देना है। अगला है बिंदु 3,1 वो 6,4 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच में दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करना है? दूरी सूत्र d बराबर हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 क्या है, x2 क्या है? इन x1 और x2 को हम देखते हैं। अगर अपने पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम किससे लिखते हैं? d से। यहां पर जो पॉइंट होगा उसके हम कोऑर्डिनेट जैसे लिख देते हैं x1 y1। यहां पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं x2 y2। उनके बीच की जो दूरी है उसको हम x2 माइनस x1, यानी x निर्देशांक को एक दूसरे में से घटा देना है। अब चाहे आप x1 में से x2 घटाए या x2 में से x1 घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी घात आ जाएगी 2 प्लस, फिर y निर्देशांक को घटा देते हैं, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब जाके अपने पास दूरी सूत्र आता है। तो अपने पास यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक है 3,1 और एक है 6,4। यहाँ पर लिखा हुआ है 3,1 और ये है 6,4। तो यहाँ पर x1 y1 3 और 1 हो जाएंगे, x2 y2 6 और 4 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पर x2 की जगह कितना लिख देंगे? x2 की जगह आ जाएगा 6 माइनस x1 की जगह आ जाएगा 3, पावर आ गई 2, y2 माइनस y1, y2 की जगह आ जाएगा 4, y1 की जगह आ जाएगा 1। d बराबर 6 माइनस 3, 3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो आ जाएगा √18। अब √18 को थोड़ा हल करते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और √9 है वो होता है 3, तो आ जाएगा 3√2। अब जो दूरी है उसके पीछे मात्रक तो होगा कुछ ना कुछ, तो मात्रक लिख देना है इकाई। यहाँ पर मैं दूरी पूछी थी तो दूरी आ जाएगी 3√2 इकाई। अब दूरी है तो मात्रक जरूर लिखना है, केवल 3√2 लिखते हैं। 3√2 लिखा है मतलब वो आधा अधूरा उत्तर है, आपको उसके पीछे मात्रक लिखना है। तो जब कोई भी मात्रक लिखा हुआ नहीं होता है तो या तो इकाई लिखते हैं या फिर मात्रक लिखते हैं। अगला है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 45 डिग्री की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब देखें तो ये अपने पास एक फॉर्मेट है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, दोनों जगह थीटा की वैल्यू बराबर है। अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इसका डायरेक्ट मान कितना लिख देना है? 1। यहाँ पर इसे हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 45 डिग्री साइन के अंदर और कॉस के अंदर जो वैल्यू होती है 1/√2 वो पुट करेंगे, हल करेंगे तो भी आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन आपको इस फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो समझना है। हो सकता है यहाँ पर 45 की जगह 5 डिग्री भी लिखा आ जाए, तो 5 की वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन वो फॉर्मेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। तो उसका डायरेक्ट मान कितना लिखेंगे? 1। हो सकता है लिखा हो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, तो भी उसका मान कितना लिखेंगे? 1। साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, वो भी कितना लिखा जाएगा? वो भी 1 ही लिखा जाएगा। आगे है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो घन का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम लिखते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब नॉर्मली 6a स्क्वायर लिखा जाता है। अब अगर यहां पर हमने लिख दिया 6a स्क्वायर, तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि a तुमने भुजा को माना है, a भुजा को माना है, ये वहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो वहां पर 6 इंटू भुजा स्क्वायर लिखना बेहतर है। किसकी तुलना में? 6a स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि a वहां पर भुजा है वो हम जानते हैं, सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है
वो थोड़ी ना मानेगा कि ए बराबर भुजा है, उसको तो बताएंगे तब पता चलेगा। तो वहां पर अगर फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला लिखना है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आगे है प्रेक्षण 3 4 2 4 11 3 4 9 का माध्य क्या होगा। अब अगर माध्य की बात करें तो माध्य को हम एक्स बार से दिखाते हैं और एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एक तो ये है और एक हम डायरेक्ट लिखते हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो प्रेक्षणों का योग है और सिग्मा एफ आई है वो है प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग, ये जो भी प्रेक्षण लिखे हुए हैं इन सभी को जोड़ देना है। तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 11 24, 24 3 27, 27 4 31, 31 और 9, 31 9 हो गए 40। यानी प्रेक्षणों का योग आया 40 बटे में प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रेक्षणों की संख्या है 8। 40 में 8 का भाग दिया तो कितना आ गया 5, यानी माध्य आ जाएगा अपने पास 5। अगला सवाल, वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं। अब जब भी हम प्रेक्षणों को देखते हैं तो वहां पर हमें 3 चीजों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक होता है माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। तो माध्य हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं कि जो भी प्रेक्षण दिए हुए हैं उन सभी का योग करना है और जितने प्रेक्षण हैं उनका भाग देना है। अगर माध्यक की बात करें तो पहले सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जमा देते हैं, फिर जो प्रेक्षण बिल्कुल बीच में आता है या आते हैं उनको हम माध्यक कहते हैं। अगर बीच में एक प्रेक्षण आता है तो वो खुद माध्य हो जाएगा और अगर 2 प्रेक्षण आते हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 का भाग देते हैं। अगर विषम संख्या में प्रेक्षण है तो बीच में एक प्रेक्षण होगा, सम संख्या में प्रेक्षण है तो बीच में 2 प्रेक्षण आएंगे। अगर बहुलक की बात करें तो जो प्रेक्षण सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसे क्या कहेंगे। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, बारंबारता मतलब आवर्ती, तो जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा अपने पास बहुलक। यानी ये अपने 6 जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने पास जो 1 नंबर के सवाल है उनकी ओर। पहला सवाल है अपने पास कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। यानी एक वृत्त कहा गया है, तो एक वृत्त बनाते हैं और उसकी त्रिज्या भी कही गई है। एक वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या के बारे में कहा गया है कि वो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। काय वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। यानी आज केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री है 30 डिग्री। तो ये जो त्रिज्य खंड बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए लिखते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये जो त्रिज्य खंड है वो वृत्त का ही तो एक टुकड़ा है, तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मतलब वृत्त के किसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं और वो भाग है वो कितने डिग्री से बना हुआ है 30 डिग्री से। तो टोटल 360 डिग्री होते हैं वृत्त के केंद्र पर, तो उसके अंदर जो 30 डिग्री है उसके द्वारा वृत्त का कितना क्षेत्रफल बन रहा है वो उसका त्रिज्य खंड है। तो थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू रखने को नहीं कहा है, कोई मान दिया हुआ नहीं है तो 22/7 रख देना है, और अगर पाई रखते हैं तो भी सही है। आर का स्क्वायर, अब आर का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 4 है, तो हो जाएगा 4 इंटू 4। 0 से 0 कट गया, 3 से काटा कितनी बार 12 बार। आगे अगर 2 से काटें तो ये कट गया 6 बार, ये कट जाएगा 11 बार। 2 से काटें ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार। यानी ये अपने पास आ गया 11 इंटू 2 इंटू 4, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 4 88 बटे में 3 इंटू 7 यानी 7 तिया 21।
चाहे तो भाग दे सकते हैं, 88 में 21 का भाग दें तो ये अपने पास हो जाएगा 21 चौक 84, 4 बचेगा, पॉइंट लगा दिया तो हो गया 0, भाग देंगे तो एक बार कितना बचेगा 19, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, यानी 21 का भाग 190 में दें तो 21 पंजे 105, 21 छः 126 हो जाएगा 147, 168, 189, यानी कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, यानी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर अपने पास 4.2 के बराबर वैल्यू आ रही है, तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अगर शंकु की बात करें तो जो शंकु है वो जोकर की टोपी के समान होता है, तो कहा है कि उसके आधार का व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना दिया हुआ है, आधार का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहां से गिनी जाएगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अब ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो ये होती है, इसको हम L से लिखते हैं। यहां पर जो एंगल है वो 90 का बनता है, एंगल कितना बनेगा 90 का, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा। इन दोनों में से किसी को आधार और लंब ले सकते हैं। तो जब भी 90 का कोण किसी त्रिभुज में बनता है तो वहां पर समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, अब आधार अगर हम यहां से इसको लिखे तो ये क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। अब यहां से यहां तक ये पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक ये तो त्रिज्या है, तो 14 की आधी कितनी हो जाएगी 7, तो यहां पर a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, L मतलब लंब, लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625 और अंडर रूट 625 ये होता है 25, यानी तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। यहां पर देखना 7 क्या थी त्रिज्या थी, 24 क्या था यहां से यहां तक ऊंचाई थी, यानी यहां से हम L के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार करते हैं, वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी एग्जाम के अंदर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय वगैरह इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये तिर्यक ऊंचाई के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है कि L बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R और H के जो भी मान सवाल में दिए हुए हैं वो यहां पर रख देने हैं, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अगला प्रश्न, यदि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब घन के आयतन की बात करें, अगर हम घन के आयतन की बात करें तो वो हम लिखते हैं भुजा क्यूब यानी ए क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो गया 64, तो ए बराबर हो गया 64 पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 4। यानी जो घन है उस घन की भुजा अपने पास कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हम लिखते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, केवल मान रख देने हैं 6, भुजा का स्क्वायर, भुजा की जगह कितना रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर
6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 6, 16 पंजे 80, 16 6 96। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी घात कितनी लिख देनी है, मात्र की 2। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले जो आयतन दिया है वहां से हमने भुजा निकाल दी, उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई किया घन के लिए, वो हम लिखते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मान रखा तो अपने पास आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन 882 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यहां पर क्यूब कर दीजिएगा। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान सवाल में दिया हुआ है कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है और बेलन का आयतन वो दिया हुआ है 882 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और एच की वैल्यू पूछी है। जो बेलन का आयतन होता है वो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 882 पाई। देखें तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच बराबर आ गया 882, आर स्क्वायर एच बराबर कितना आया 882। एच की वैल्यू निकालनी है तो 882 बटे आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर गुणा में था भाग में आ गया। अब आर की वैल्यू सवाल में दी हुई है, आर की वैल्यू है 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 7, यानी 7 का हमें भाग देना पड़ेगा। 7 इंटू 7 49 होता है, वैसे 49 का भाग देना है, लेकिन देखना है 7 से कटता है कि नहीं। अगर 7 से काटने जाए, 7 एकम 7, 1 बच जाएगा 18 होगा, 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा 42 बनेगा, 7 6 42, यानी 126। वापस 7 से काटें, 7 एकम 7, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, तो 2 8 56, यानी एच का मान आ जाएगा अपने पास 18 सेंटीमीटर। यानी ये जो बटे में आर स्क्वायर था, यानी 7 इंटू 7 था, तो 7 से 882 को काटा 126 बार, वापस 7 से काटा कितनी बार कट गया 18 बार, यानी एच का मान अपने पास आ गया 18 सेंटीमीटर। अब ये जो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले सवाल हैं, ये अब की बार ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन हट गया है, तो सारे जो क्वेश्चन है वो छोटे ही पूछे जाएंगे। और छोटे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जो एक्सरसाइज के सवाल है वो नहीं आएंगे, लेकिन वहां से उनके छोटे छोटे टुकड़े पूछे जाएंगे। जैसे वहां पर कहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है, कहीं पर आयतन ज्ञात करने को कहा है, वहां पर ठोसों का संयोजन है तो वो संयोजन नहीं आएगा, वहां से केवल एक ठोस के बारे में कुछ न कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो यहां से ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले सवाल हैं वो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जब r बराबर 4 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू पाई की जगह आप 22/7 रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और अगर ना रखे पाई तो पाई भी चलेगा। आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गुणा करें 22 गुणा 4 88, 88 का गुणा 16 के साथ, 88 गुणा 16 बटे में 7, तो 88 और 16 का गुणा कर देना है। आठ 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, गुणा करें तो आएगा 8 2 1, 8 0 हासिल 1 2 3 4, यानी 1408 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप पाई रखते हैं इसकी जगह, अगर पाई की जगह पाई ही वैल्यू पुट करते हैं तो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर 4 है 16 हो जाएगा, तो एस बराबर आ जाएगा 16 चौक 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, और अगर पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो भी करेक्ट है। वैसे आपको सवाल में दे रखा होगा, जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको ये दे रखा होगा कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है या पाई की जगह पाई ही रखना है, वो मान आपको दिए होंगे। अगला है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, यानी केवल सूत्र पूछा है। तो वैसे आपको ध्यान रखना है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है वहां से भी आपको एक ना एक जो फॉर्मूला है वो जरूर पूछा जाएगा। अब वो फॉर्मूला हो सकता है
कि फिल इन द ब्लैंक में पूछे, या फिर हो सकता है कि जो 1 नंबर के सवाल है उसमें पूछा जाए, लेकिन कम से कम एक फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें बहुलक का सूत्र लिखना है। तो बहुलक के लिए हम लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये अपने पास किसका फॉर्मूला है? बहुलक का है। माध्यक की बात करें तो साथ में यहाँ पर माध्यक का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। अब ये जो सारे एलिमेंट है वो क्या होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे जब हम 2, 3 और 4 नंबर के सवाल पढ़ेंगे। अगला है प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करना है, कि स्टार्टिंग के जो 5 धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका माध्य क्या होगा। तो स्टार्टिंग के अगर 5 हम धनात्मक पूर्णांक लिखें तो वो होता है अपने पास 1, 2, 3, 4, 5। इसका माध्य पूछा है, तो माध्य के लिए लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। अगर सभी प्रेक्षण को हम जोड़ दें तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 5 ये हो जाएगा 15। और प्रेक्षण कितने हैं? 5। भाग दिया तो माध्य अपने पास आ गया 3। यानी स्टार्टिंग के जो 5 धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसका जो माध्य है वो कितना आता है? 3 आता है। तो इस प्रकार से अलग कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला प्रेक्षण के लिए लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अगला सवाल, कहा यदि प्रेक्षणों का माध्यक 15, माध्य 10 तो बहुलक क्या होगा। यानी माध्यक और माध्य दे रखा है, बहुलक पूछा है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें पता होना चाहिए। हम लिखते हैं कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अब ये रिलेशन हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाए, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। सारी वैल्यू अगर पुट करें तो माध्यक की जगह कितना रखना है? 15। 2 इंटू माध्य की जगह रखना है 10। बहुलक ज्ञात करना है, तो ये 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, प्लस बहुलक। प्लस का 20 अगर उधर जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा अपने पास 45 माइनस 20 बराबर बहुलक। तो 45 में से 20 अगर घटा दें तो ये आ जाएगा 25। बहुलक का मान आ गया अपने पास 25। तो इस प्रकार से इन तीनों में से कोई 2 मान दे रखे होंगे और तीसरा मान हमें ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना, ये दोनों मान दे रखे थे। अब की बार हो सकता है कि माध्यक ज्ञात करने को कहे और ये दोनों मान दिए हो सकता है माध्यक ज्ञात करने को कहे, माध्यक और बहुलक दे रखा हो। तो तीनों में से अगर 2 वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें इस संबंध की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये संबंध याद रखना है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अगला सवाल, यदि प्रेक्षणों की संख्या 17 हो तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद माध्यक होगा। यानी प्रेक्षणों की संख्या यानी n का मान, n कितना है? n बराबर 17 है। इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी 17 प्रेक्षण इन सभी को हमने जमा दिया आरोही क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा मान फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से जमा दिया है। तो कहा है कि कौन सा पद माध्यक होगा, यानी कौन से नंबर वाला पद है वो माध्यक कहलाएगा। तो n बराबर 17 है, 17 है यानी विषम है। तो जब भी n बराबर विषम होता है और माध्यक ज्ञात करने को कहे तो हम लिखते हैं n + 1/2 पद, यानी 17 + 1 बटे में 2 पद।
यानी 18/2वां पद, 18/2 9वां पद। यानी जब हमने उन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जमाया है तो जो प्रेक्षण 9वें नंबर पर आया होगा वो अपने माध्यक होगा। तो ये तो कब, जब n बराबर विषम है। अगर n बराबर सम होता, n बराबर क्या हो, सम, और फिर माध्यक निकालने को कहे, फिर अगर माध्यक निकालने को कहे तो हम लिखते हैं n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और उसके बटे में कितना आ जाएगा, 2। तब जाके अपने पास क्या आएगा, माध्यक। तो अगर n बराबर सम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और n बराबर विषम है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगला सवाल, का एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद एक पीली गेंद है। देखते हैं गेंदें कितनी है। लाल गेंद देखें तो उनकी संख्या है अपने पास एक। नीली गेंद की बात करें, नीली गेंद कितनी है, एक है, और एक क्या है, पीली गेंद। तो कुल गेंदें कितनी हो गई, एक प्लस एक प्लस एक, 3। कुल गेंदें 3 है, मतलब कुल परिणाम हो गए अपने पास। ये क्या आ गया अपने पास, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हो गए अपने पास 3। अब पूछा है कि कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद एक पीली गेंद है। यानी जो गेंद बाहर निकाली गई है उसके पीली होने की प्रायिकता पूछी है। यानी घटना क्या है, पीली गेंद होना। घटना क्या है, पीली गेंद होना। और इसी की हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो ये जो ई है अपने पास, जो इवेंट है, जो घटना है, वो है पीली गेंद होना। तो उस घटना के परिणाम कितने हैं, ये जो घटना है पीली गेंद होना, उसके परिणाम कितने हैं। यानी पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद एक है। तो अगर हम घटना के परिणाम की बात करें, ई यानी घटना, तो उस घटना का परिणाम कितना है अपने पास, एक है। जब भी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं किसी घटना की, जब भी हम किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं घटना के परिणाम, घटना के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। शॉर्ट में लिख सकते हैं कुल परिणाम। अंश के रूप में घटना के परिणाम रहेंगे और हर के रूप में कुल परिणाम रहेंगे। तो घटना के परिणाम कितने हैं, एक, और कुल परिणाम कितने हैं, 3। तो जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 1/3। यानी यहां से लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछते हैं, तो लाल गेंद होने की घटना की अगर हम मान देखें, उसका जो परिणाम देखें वो भी 1 रहेगा। नीली गेंद होने का परिणाम भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर हम कहें कि वो जो निकाली गई गेंद है वो लाल है तो उसकी भी प्रायिकता 1/3 आएगी। अगर हम कहें कि वो निकाली गई गेंद नीली है तो उसकी प्रायिकता भी 1/3 आएगी। हमें प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रायिकता बराबर हम लिखते हैं घटना के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो जिस चीज की प्रायिकता पूछी है उसके परिणाम क्या है, वो तो घटना के परिणाम हो जाएंगे, और जो टोटल जो भी वहां पर घटनाएं दे रखी हैं उसका योग है वो कुल परिणाम कहलाएगा। तो यहां पर ये गेंद दे रखी थी, इन सभी का योग किया तो वो अपने पास कुल परिणाम हो गए, और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उनकी संख्या है वो घटना के परिणाम हो जाएंगे। प्रायिकता लिखा घटना के परिणाम बटे कुल परिणाम, प्रायिकता आ गई 1/3। अगला सवाल, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 3/4 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रखा है, 3/4। तो ई नहीं की प्रायिकता पूछी है। अब ई नहीं की प्रायिकता को हम ई के ऊपर ये बार लगाकर दिखाते हैं, और अपने पास एक संबंध होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1। यहाँ पर अपने पास किसी घटना के होने तथा नहीं होने की जो प्रायिकता है उसके बीच में एक संबंध है। यहाँ पर इसको अगर हम हाँ कहें तो ये अपने पास ना है, यानी हाँ प्लस ना बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखना है। हाँ मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता, ना मतलब किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग है वो कितना आएगा, 1। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा हुआ है और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी ई नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अगर ज्ञात करना है तो 1 के अंदर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, घटा दिया तो आ गया 1/4, यानी इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी, 1/4। आपको ध्यान रखना है किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो योग है वो 1 के बराबर आता है। अगला सवाल, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब कुल परिणाम लिखने के लिए यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूला होता नहीं, हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को फेंकते हैं तो उस पर फलक कितने पहले तो वो देख लेना है, जो भी वस्तु हम फेंक रहे हैं उस पर फलक कितने यानी साइड कितनी है वो देख लेनी है। अब जितनी साइड है उसको तो रखना है आधार के रूप में। अब जितनी बार उसको उछालते हैं वो उसके ऊपर घात लगा देनी है। जैसे पासे की बात करें तो पासे के तो 6 फलक होते हैं, तो आधार के रूप में 6 रखना है और एक बार उछालते हैं तो घात 1 लगा देनी है, यानी 6 की घात 1, तो वो उसके कुल परिणाम होंगे। अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो घात कितनी हो जाएगी, 2, तो 6 की घात 2 कितने परिणाम होंगे, 36 परिणाम। तो इसी प्रकार से हम कुल परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास एक पासे को एक बार फेंका है तो जो अपने पास प्रतिदश समष्टि बनती है उसको हम एस से दिखाते हैं और वहां पर अपने पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी जो कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखना घटना क्या पूछी है। यहां पर कहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी जो इवेंट है वो है 4 से बड़ी संख्या आना। घटना क्या है, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या होना। और ये जो इवेंट है इसके परिणाम कितने हैं, ये जो घटना है इस घटना के परिणाम कितने हैं, यानी 4 से बड़े मान कितने हैं। जब भी एक पासे को उछालते हैं तो ये अपने पास 6 संख्या होती है जो आती है, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 5 और 6 कितनी हो गई, 2। आप लिख सकते हैं 5, 6, अगर गिनने जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। अगर इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो अंश के रूप में तो घटना के परिणाम लिखने हैं, तो घटना के परिणाम कितने हैं, 2 हैं, और बटे में कुल परिणाम लिखने हैं, तो कुल परिणाम अपने पास 6 हैं। 2 से काटें तो प्रायिकता आ जाएगी 1/3 और वही इसका उत्तर होगा। तो आप देख सकते हैं हमने आज की ये जो क्लास थी इसके अंदर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही रिक्त स्थान और 1 नंबर के क्वेश्चन शामिल किए हैं। अब देखना किस प्रकार के क्वेश्चन की संख्या कितनी थी और वो कौन से चैप्टर से लिए गए थे। जैसे ये जो प्रायिकता है उसका 1 सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल, यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अपने पास प्रायिकता से 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने इस क्लास के अंदर भी उस प्रकार के 3 सवाल शामिल किए हैं। उसके बाद में सांख्यिकी से 1, 2, 3 और 4 सवाल, 4 सवाल है वो सांख्यिकी से आएंगे, तो 4 सवालों को हमने यहाँ पर भी शामिल किया है। उसके बाद में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन 1, 2, 3 और ये 4, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से 4 सवाल आएंगे जिनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। उसके बाद में एक सवाल है वो अपने पास जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है वहां से पूछा गया है। तो यहां से अपने पास टोटल मिलाकर 12 1 नंबर के प्रश्न है और 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये जो सवाल हैं वो अपने पास बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया है और वहां से 6 रिक्त स्थान और 12 1 नंबर के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये जो सीरीज है वो लगातार 6 दिन तक चलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे हमने सांख्यिकी से 4 प्रश्न लिए हैं, अब ये 4 प्रश्न हम 6 दिन तक लगातार लेके आ रहे हैं, तो 4 × 6 यानी 24 प्रश्न आते हैं। अब जब 24 प्रश्न यहाँ पर हम आपको हल करवा रहे हैं तो इस 24 प्रश्न के बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट तो रहेगा नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा वो उन 24 सवाल के अंदर समाहित हो जाएगा।
यानी अगर आप इस क्लास के साथ में रेगुलर जुड़े रहते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोई अन्य कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगातार 49 दिनों तक हमारे चैनल और इस चैलेंज के साथ में जुड़े रहना है ताकि बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इसी के साथ आपको क्लास को एक बार शेयर कर देना है अधिक से अधिक, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी इस क्लास का फायदा उठाने का मौका देना है। हो सकता है वो क्लास से अभी तक वंचित रहे हो, तो आपको इस क्लास को शेयर करना है उन तक भी, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।